नमस्कार दोस्तों, अगर आज हम बात करें पूरे देश में 2-2.5 साल से कोरोना टाइम में जब पूरा देश बंद रहा तो चर्चा सिर्फ एक ही चीज़ की रही थी, वो थी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ने पिछले 2-2.5 साल में काफ़ी जो निफ्टी 9,000-7,000 के करीब पहुंच गई थी, वहां से उसने 18,000 साढ़े 18,000 का हाई बनाया और अभी कुछ समय से उसमें एक छोटी सी करेक्शन देखी जा रही है। तो इसी को देखकर हम आज दिल्ली 99 पर एक शो शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उनके फ़ायदे के लिए कि किस तरह से जो पब्लिक इशू भी आ रहे हैं उसमें किस तरह के प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, किस तरह से स्टॉक मार्केट चल रही है। इसी को लेकर हम जो मोहन गर्ग जी हैं, इनके साथ हम ये एपिसोड शुरू कर रहे हैं, सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए, जिसमें आप अपने सवाल भी हमारे को भेज सकते हैं। तो मोहन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका ये सुझाव था इन्वेस्टर्स के लिए कोई एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाए, तो आज हम पहली सीरीज़ इसकी कर रहे हैं। तो मोहन जी, हमने देखा है कि काफ़ी चीज़ें इन 2-2.5 सालों में हुई, काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा, काफ़ी पब्लिक इशू आए और गए भी, और काफ़ी ऊपर भी गए नीचे भी गए। इन्वेस्टर्स को इसमें काफ़ी ऊपर नीचे का काफ़ी देखना पड़ा। जब बाज़ार ऊपर पहुंच जाता है तब इन्वेस्टर शेयर लेने भागता है, जैसे ही ऊपर शेयर लेता है तो मार्केट नीचे आनी शुरू कर देती है। तो आम इन्वेस्टर का तो यही हाल है। तो आप क्या कहेंगे कि आपने किस तरह से देखा इन 2-2.5 सालों को, और आज किस तरह से आप इन्वेस्टर्स को आज कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? विशेष रूप से मैं आईपीओ के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं जब पब्लिक इशू 70s में, 80s में, 90s में आते थे, तब से स्टडी करता रहा हूँ। चाहे मैंने शायद कभी अप्लाई बहुत ही कम, कभी एक आध बार किए होंगे, और तब भी ऐसी कंपनियों के शेयर आए जो शायद बाद में वो कंपनियां मिली भी नहीं, वो कागज़ के टुकड़े रह गए। जब पहला ज़माना था, सेबी आई, उससे पहले 1992 से पहले कैपिटल कंट्रोलर ऑफ इंडिया होता था, जो शेयर प्राइस फिक्स किया करता था। और शेयर प्राइस जो अच्छी कंपनियों के आते थे, बड़े अट्रैक्टिव प्राइसेस पे आते थे कि उनकी बुक वैल्यू, उनका डिविडेंड, उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के तो शेयर 10-10 रुपये पे आते हैं। अब तो शेयर का प्राइस 20 रुपये, 30 रुपये होता था। आज तो बड़ा एक आश्चर्य होता है जब नई नई कंपनियां, उनका शेयर प्राइस कहीं 2000 है, कहीं 800 है, कोई 370 है। जब मैं आज के सुबह के अखबार पढ़ रहा था, उसमें 3 इशू के फुल पेज के विज्ञापन थे। एक है डिलीवरी, उसमें सारा डिस्क्लोज होता है लेकिन वो बहुत छोटे शब्दों में होता है। डिलीवरी में आप यदि मेन हेडलाइन पढ़ो तो उसमें आज कोई आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर नहीं है। मीन आज उसका कोई ऐसा स्टेक होल्डर नहीं है जिसका कोई 10%, 20% या 30% स्टेक हो, जो अपने को उस कंपनी का प्रमोटर मानता हो। जबकि हमेशा कंपनी का प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर होल्डिंग एक कॉलम होता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, 80 है, 100 है, उसको घटाने के लिए आईपीओ आता है। लेकिन डिलीवरी और ऐसी अनेक कंपनियां अब आती जा रही हैं जिनमें कोई प्रमोटर ही नहीं है। उनको एज ए स्टार्टअप वो शुरू होती हैं, कुछ बाहर के बड़े बड़े फंड उसमें अपना पैसा लगाते हैं। यदि उन्होंने 100 करोड़ लगाया तो एक कमिटमेंट लेते हैं कि हम 3 साल में हम एग्ज़िट करेंगे। तो उनका लक्ष्य होता है 100 करोड़ को हम तो 1000 करोड़ बना के निकलेंगे। फार्मूला सब वो बताते हैं। और जो वैल्यूएशन है अब करता है मर्चेंट बैंकर। इसमें सेबी का कोई रोल प्राइसिंग में नहीं है। ओनली मर्चेंट बैंकर एंड कंपनी डिसाइड्स द प्राइस। तो डिलीवरी का जैसे आज मैं पढ़ रहा था 487 पे आ रहा है प्राइस बैंड। यदि आप उसकी आज की वैल्यूएशन देखें या जो ओरिजिनल उसमें प्रमोटर हैं, उनको लगभग फ्री कॉस्ट पे वो शेयर मिले हुए हैं और उनको वो आज 487 में बेच के जा रहे हैं। ऐसे ही दूसरा इशू, आज मैं प्रूडेंट एक शेयर ब्रोकिंग फर्म है उसका भी देख रहा था। उसकी प्राइस बैंड 630 रुपये है। उसकी भी जो प्रमोटर ने शेयर खरीदे वो 1 रुपया या उससे कम पे भी खरीदे हुए हैं। तो बड़ा मजाक लगता है कि ये हो क्या रहा है देश में। ऐसे ही अभी कैंपस फुटवियर का आया है, उनका एनुअल प्रॉफिट 40 करोड़, बुक वैल्यू उस शेयर की 8 रुपये 80 पैसे है और बेचा है कंपनी में 300 रुपये में और 292 लिस्ट लगभग वो 400 से ऊपर भी हुआ है। 100 रुपये ऊपर है। तो इन्वेस्टर
को लॉन्ग टर्म में उसमें क्या बचेगा मुझे तो समझ में नहीं आता। हो सकता है 2 4 10 दिन या 6 महीने प्राइस को मेंटेन कंपनी कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो जो पुरानी कंपनी है, आईटीसी है, टाटा है, रिलायंस है, वो कभी भी नुकसान नहीं देंगी। उनके एक चीज़ अगर जैसे आप बता ही रहे हैं, अगर जिससे से अगर कंपेयर करना हो, सेल हम देखते हैं 80 रुपये पर है, 5 रुपये डिविडेंड कम से कम देती है कंपनी। एनएमडीसी है आज 140 रुपये पर है और 20-20 रुपये डिविडेंड इस साल उसने डिविडेंड वो सब इन्वेस्टर को डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए। कंपैरिजन अगर करें और जिस तरह से ये पब्लिक इशू आ रहे हैं, तो उनकी जो बुक वैल्यू आज जो मार्केट वैल्यू है और इनकी जो वैल्यू है, आज इतना डिविडेंड देने के बाद भी उस कंपनी का रेट 140 रुपये है और आज कैंपस जैसे और आप जैसे बता रहे हैं 600 रुपये पर लिस्ट हो रहे हैं। यही बात अग्रवाल जी, यही इन्वेस्टर को समझना चाहिए। मार्केट में बहुत अच्छे स्टॉक हैं जिनमें आज भी आप इन्वेस्ट करो तो आपको 8-10% की रिटर्न एनुअल आ सकती है, और जब भी वो बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे बढ़ेंगे। ऐसा कभी मैं एक शेयर ट्रैक करता था SRF लिमिटेड का, वो लगभग 1999-2000 रुपये में ईयर में 10 रुपये से कम भी पहुंच गया था। तब भी मेरी धारणा थी उसके, जब मैं रिजल्ट्स पढ़ता था, उसके नोट्स पढ़ता था अकाउंट्स में, कि ये शेयर कहीं भी जा सकता था। वो 6000 रुपये पहुँचा। लेकिन आज क्या हो गया कि इन्वेस्टर को बड़े बड़े सपने दिखाकर जोमेटो ने, पेटीएम ने इतने सपने दिखाए हैं कि आज पेटीएम शायद 25% वैल्यू रह गई है शेयर की, जोमेटो की भी आधी रह गई है। ऐसे ही एक फिन बैंक आया जिनके कागजी कंपनियां हैं और टेक्निकल लोग हैं। अभी नायका का इशू आया है, जो उसके ओनर हैं वो कभी मर्चेंट बैंकर ही रहे हुए हैं, तो उनको सब पता है मार्केट मैनिपुलेशन कैसे करना है। और ये जो फ्रीडम है उनको प्राइस फिक्स करने का, मर्चेंट बैंकर तो अपना फीस लेता है, वो वैल्यूएशन कर देता है। मेरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि आज भी यदि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर बेचें आपस में भी, तो उसकी वैल्यूएशन करानी पड़ती है। तो इनकी एक वैल्यूएशन होनी चाहिए कि इनके पास क्या फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्या ऐसी इनकी गुडविल है कि जो फ्यूचर इन्वेस्टर है, रिटेल शेयर होल्डर है। हमारे देश का जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो 1000, 10,000, 50,000 एक इशू में लगाता है, वो छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में बसता है, जहाँ उसको बहुत कोई नॉलेज भी नहीं, ना उसको बैलेंस शीट पढ़नी आती है, ना प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना आता है। वो तो सिर्फ जो उसका ब्रोकर कहे या आजकल सोशल मीडिया पे जो भी रिकमेंडेशन आती है, लोग उसको मान लेते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब वो सपने टूटते हैं तो उनका नुकसान होता है। ये जैसे एक पुराना टाइम था चिट फंड स्कैम जिसको बोला गया, चाहे वो पर्ल ग्रुप था, सहारा ग्रुप था, ऐसे ही ये नए स्कैम हो रहे हैं। ये सफ़ेद पोश लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो छोटे छोटे इन्वेस्टर का इस टाइप से फ्रॉड करके जाएंगे कि देश उसको सह नहीं पाएगा, गरीब जनता। अगर हम स्पेसिकली अगर जोमेटो की बात करें, तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि उनका जो स्टाफ है वो भी अपने आप ही खुद ही सेल्फ मतलब अपनी बाइक लेकर आते हैं, और वो खुद जो उनकी एसेट्स हैं वो तो कुछ भी नहीं है, और ये खुद ही जो ऑर्डर्स आते हैं लड़कों को देते हैं, बीच में कमीशन दोनों साइड से होती है। तो कोई एसेट्स नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर की कंपनियां देखें, चाहे एनएमडीसी देखें या बहुत सारी कंपनियां हैं, ओएनजीसी देखें, गेल देखें, इतनी बड़ी एचपीसीएल, बीपीसीएल, इतनी सारी बड़ी एसेट्स होने के बाद भी आज इतनी छोटी उनकी मार्केट वैल्यू है। तो दो चीज़ों में बहुत फ़र्क चल रहा है एक साथ। ये बात बहुत गौर करने लायक है। ये ऐसी बहुत सी कंपनियां जो आज आ रही हैं, इनका शायद अपना ना निजी ऑफिस है, हो सकता है फर्नीचर भी रेंट पे लिया हो। ऐसा भी है कि फर्नीचर भी, गाड़ियां भी सब लीज फाइनेंस हैं, और सिर्फ सोशल मीडिया और टीवी मार्केटिंग के द्वारा उनका एक नाम ऐसा बन के आता है। और उनके लॉसेस आप देखो, क्वार्टरली लॉसेस 5000 करोड़, किसी का 1000 करोड़, किसी का 500 करोड़ क्वार्टरली लॉस है, और वो लॉन्ग टर्म प्लान करके ही आए हुए हैं कि हमें लॉस करना है, पहले कंपटीशन को आउट करना है। और हो सकता है कंपटीशन को आउट करते करते किसी दिन वो खुद ही उनका बोरिया बिस्तर बन जाए। ठीक कह रहे हो आप। मोहन जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि इस तरह के जब पब्लिक इश्यूज़ आते हैं,
क्या वाकई गवर्नमेंट की एजेंसीज जो हैं बिल्कुल इसमें इनको कोई कुछ भी इसकी नॉलेज नहीं है कि किस तरह से रेट डिसाइड हो रहे हैं, या इस पे मतलब इसको अनदेखा किया जा रहा है? गवर्नमेंट ने सेबी 1992 में जब से बनाया, उसने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया है। सारी पावर दे दी है, जो मर्चेंट बैंकर वो भी सेबी ही रजिस्टर्ड करती है, और वो जो भी प्राइस मैनेजमेंट के साथ फिक्स करें जिस पे उन्हें लगता है कि मेरा इशू बिक जाएगा, और वो सारा एक बड़ा गेम है। वो पहले ही सब कुछ बड़े एंजल इन्वेस्टर और ये सब टीमें उनके पास होती हैं, जो पहले ही हाइप हो जाता है कि हमारा इशू तो पहले ही गारंटीड है, वो बिक जाएगा, और पहले दिन ही न्यूज़ आनी शुरू हो जाएगी, 1 गुना बिक गया, 2 गुना बिक गया। क्योंकि अभी जो इशू शायद सब्सक्राइब करते टाइम पैसा भी नहीं देना पड़ता, एक बैंक का एक अटैचमेंट देना पड़ता है कि इतना फंड मेरा अटैच हो गया, और जो भी पैसा लगाता है वो सोचता है शायद जिस दिन लिस्ट होगा मुझे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा और मैं बेचकर निकल जाऊंगा। कुछ इसमें प्राइस की तो प्राइस अब अगर हम देखें कि जिस तरह से पब्लिक इशू जिस दिन खुलता है उसके जो 1 हफ्ते तक जो मोमेंटो उसका शेयर के अंदर रहता है, तो अगर वो देखें तो उसमें और दोनों में बड़ा फ़र्क है। अगर प्राइस बैंड तो एक आम आदमी समझ नहीं पाता, उसको तो इतना पता है कि मैंने अगर आज 600 रुपये का भरा तो वो 800 खुलेगा, 800 के बाद वो अगले दिन 900 होगा, 900 के बाद 1000 होगा। तो वो वहाँ उस चीज़ में आम आदमी जो है वो इस इन्वेस्टर है, इस चीज़ में काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि पब्लिक इशू का ट्रेंड ही रहता है। अगर हम लास्ट अभी हम कैंपस का भी देखें तो 292 का पब्लिक इशू 410 तक खुला है। तो ये एक ट्रेंड जो है हर पब्लिक इशू में देखने को मिलता है, और हम ये नहीं डिफ़ाइन करते कि अगर आप 292 की वैल्यू अगर लेते हैं और 410 में, तो कंपनी की कितनी कैपिटल कितनी बड़ी है वो इसको कोई नहीं देखता कि क्या इतनी शॉर्ट पीरियड में कंपनी की कैपिटल बढ़ जाती है। ये सारा जो इशू लाते हैं और उसके बाद कैसे मैनेज करना है, ये सब बड़ा प्लान्ड है। और ज़्यादातर इशू में आप देखो जो पैसा कलेक्ट हो रहा है इशू में, वो ज़्यादातर लोग एग्जिट जो ले रहा है इन्वेस्टर उसकी जेब में जा रहा होता है। वो पैसा कंपनी में भी बहुत रेयर केसेस में है कि वो कंपनी एक्सपेंशन के लिए पैसा ले रही है, उसमें जो इन्वेस्टर है या प्रमोटर है वो अपना स्टेक घटाता है, वो पैसा भी उनके पास जाता है। तो वो सारा उनका हफ्ते या महीने का एक पूरा गेम प्लान सेट होता है कि भाई इसको हमने ऐसे चलाना है कि जो इन्वेस्टर है वो निकलने का मन ही ना बनाए, वो सोचे अभी तो मुझे और इसमें अप्रिसिएशन आनी है, वो बेचने ना जाए, बल्कि हो सकता है कुछ लोग और ले लेंगे इक्विटी उसमें। हमने देखा हर बार की तेज़ी के बाद एक जब गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के स्कैम्स और इश्यूज सामने आते हैं, और लेकिन उसके बाद उसका हल नहीं निकल पाता, तब तक आम इन्वेस्टर्स की पूंजी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, या इन्वेस्टर्स से जो पैसा लगाते हैं कि किस तरह की सावधानियां वो रखें और किस तरह की चीज़ों को वो उनको कुछ आप पॉइंट्स उनको देना चाहें पब्लिक इशू को भरते समय? मैं तो यही समझाना चाहूँगा, जो आम इन्वेस्टर है जिसको कॉमर्स या बिजनेस या बैलेंस शीट का नहीं पता, वो नए आईपीओ से दूर रहे, लालच में ना रहे। शेयर बाज़ार में बहुत अच्छी कंपनियों के पुराने शेयर हैं, उनके डिविडेंड, ईयरली डिविडेंड का रिकॉर्ड देखें कि आज भी यदि मैं 100 रुपये लेता हूँ, मैं कोई शेयर खरीदूँ और यदि मुझे उसमें 8 रुपये सालाना डिविडेंड आ रहा है तो वो बहुत अच्छा शेयर है, उसको वो संभाले रखें कि एफडी जितना भी ब्याज आ रहा है और एप्रिसिएशन का चांस हमेशा ही रहेगा। क्योंकि ये जितनी भी पुरानी कंपनी, चाहे BHEL है या कोई और सरकारी या टाटा ग्रुप है, इन सब के बाद इतने बड़े बड़े लैंड बैंक हैं और है, यदि ये कभी भी कैपिटलाइज करें, कोई भी अपना एसेट बेचेंगे तो इनके शेयर होल्डर को फ़ायदा होना ही होना है। वेदांता जैसी कंपनी ने एक साल में लगभग 90 से 100 रुपये के बीच में डिविडेंड दिया है। हाँ, तो ऐसे सब चीज़ें अवेलेबल हैं नेट पे कि डिविडेंड पेइंग कंपनी का लिस्ट देखो आप, उसमें यील्ड देखो, पी रेशो देखो। पी रेशो पहले मुझे ध्यान है लोग देखा करते यार 6-7 होनी चाहिए बस, अब तो पी रेशो इशू पे ही लिखा होता है कि लॉस मेकिंग कंपनी है। पी रेशो का उसमें मायना ही नहीं रहा, लॉस मेकिंग है और कब तक लॉस रहेगा ये भी कुछ नहीं पता। तो किस लिए लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं ये मुझे समझ से परे है। तो भारत सरकार को इस बारे में एजुकेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए और शेयर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म
कोई ना कोई सरकारी स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर को लाना चाहिए। जो भी इशू प्राइस आए जो उसको फिक्स करें, उनकी तरफ से गारंटी होनी चाहिए, और यदि उसमें कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है तो उनकी जिम्मेवारी भी उसमें फिक्स होनी चाहिए। अगर वैसे कोई इन्वेस्टर जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको कोई अगर कोई उनकी क्वेरी भी है मोहन जी से, कुछ वो जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनका कोई सवाल है, तो हमारा जो मेल आईडी नीचे और फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मोहन जी से सीधी बात कर सकते हैं। तो मोहन जी, सीरियल इस आज के एपिसोड के अंत में हम जानना चाहेंगे कि सीरीज़ हम लाते रहेंगे। ये आज हमारी पहली सीरीज़ भी है, पहला एपिसोड भी है इसको लेकर। तो अभी LIC का पब्लिक इशू आ रहा है, तो अब कह तो रहे हैं कि डिस्काउंट पर लिस्ट हो रहा है, तो अभी लोगों ने जो भरा है, तो LIC के बारे में कुछ आप हमें कुछ ज्ञान दें इसके बारे में, अभी वो क्या करें, मतलब अभी LIC में यदि आपने इशू में पैसा लगाया तो आप उसको होल्ड करें। LIC के पास एसेट्स भी बहुत हैं, उनके पास कितनी ही कंपनियों की शेयर होल्डिंग है, जो बुक में तो जिस रेट पे उन्होंने ख़रीदा LIC ने वही रिफ्लेक्ट होती है। हो सकता है उनका 10 रुपये का लिया हुआ शेयर आज 1000 रुपये हो, तो इसलिए LIC जैसी कंपनी में इन्वेस्टर को बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए और बड़े आराम से बैठना चाहिए। वो कभी ना कभी रिटर्न देंगे। गए थे, अगर आज उनको 950 में गवर्नमेंट दे रही है, कहीं 1000 के आसपास या 900 के आसपास कहीं भी मिले, तो क्या वो मतलब उनको LIC में ले लेना चाहिए, जो रह गए थे उनको ले लेना चाहिए। या और ऐसी PSU बहुत हैं जिनके शेयर आज भी बहुत ही अंडर वैल्यूड हैं, उनकी आप बहुत से शेयर हैं बुक वैल्यू से भी आधे रेट पे मिल रहे हैं और डिविडेंड भी दे रहे हैं, तो उससे बढ़िया क्या होगा, उनको लेना चाहिए। तो इस तरह का कार्यक्रम हम रेगुलर मोहन जी के साथ इसको आपके लिए लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आपने काफ़ी लोगों को आज जो भी कुछ बताया है, काफ़ी जानकारी लोगों को मिली होगी, और भारत सरकार से भी जो आपने अपील की है, शायद अगर ये एपिसोड के माध्यम से कोई हमारी आवाज़ जाती है उन तक, तो शायद सरकार भी उस पर ध्यान दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आप थैंक यू। आप सबका धन्यवाद। यदि आपको कोई मेरे विचार से सहमत हो तो कमेंट्स अपने ज़रूर लिख के, हाँ, इसके कमेंट सेक्शन में आप मोहन जी को जो भी आज कुछ आपकी जानकारी थी उसमें मोहन जी के कमेंट्स आप जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू।